नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे मटेरियल हैंडलिंग एंड स्टोरेज के बारे में। जैसे ही मैक्सिमम जो इंडस्ट्रीज है वहां पर कोई ना कोई मटेरियल आपको हैंडल करना पड़ता है, स्टोर करना पड़ता है, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हो, वेस्ट प्रोडक्ट हो या फाइनल प्रोडक्ट्स हो। तो आपकी इंडस्ट्री का टाइप कोई भी हो, चाहे वो केमिकल इंडस्ट्री हो, इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज हो या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो या और कोई टाइप, लेकिन उसमें कोई ना कोई मटेरियल हैंडल करना पड़ता है, कोई ना कोई मटेरियल वहां पे स्टोर करना पड़ता है। अभी जब हम देखते हैं कि ये सब मटेरियल जो है, ये मटेरियल अगर आपको हैंडल और स्टोर करने हैं तो उसमें दो तरीके हैं। एक तो है मैनुअल हैंडलिंग और दूसरा जो तरीका है वो है मैकेनिकल हैंडलिंग। तो मैनुअल हैंडलिंग में आपको मैन्युअली सब चीजें ऑपरेट करना पड़ती है। जैसे कि कुछ इंडस्ट्रीज में कहीं पे ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि आपको वहां पे मैकेनिकल हैंडलिंग पॉसिबल नहीं है या फिजिबल नहीं है, तो ऐसी जगह आपको ये अलग अलग जो मटेरियल्स होते हैं वो मैन्युअली हैंडल करना पड़ते हैं। तो उस चीज को हम कहेंगे मैनुअल हैंडलिंग। अगर आप कोई कन्वेयर यूज करते हैं, फोर्कलिफ्ट ट्रक यूज करते हैं, कोई व्हीकल यूज करते हैं, रोबोट्स यूज करते हैं, अगर ऐसी चीजें आप यूज करते हैं तो वहां पे वो हो जाएगी मैकेनिकल हैंडलिंग। तो अगर आप मैन्युअली यानी कि आप जो भी वहां पे आदमी अवेलेबल है, पर्सन्स अवेलेबल है, एम्प्लॉयज अवेलेबल है, उनसे अगर आप ये मटेरियल की हैंडलिंग और स्टोरेज की एक्टिविटी करते हैं तो उसको हम मैनुअल हैंडलिंग कहेंगे। तो अभी ये सेशन में हम मैनुअल हैंडलिंग के बारे में बात करेंगे। तो मैनुअल हैंडलिंग में जो मेन कंसेप्ट्स है वो आपको स्टडी करने चाहिए, जैसे कि काइनेटिक्स ऑफ मैनुअल हैंडलिंग है, सेफ मेथड्स ऑफ लिफ्टिंग एंड हैंडलिंग है, सेफ प्रिकॉशंस व्हाइल मैनुअल हैंडलिंग, लिफ्टिंग एंड कैरिंग ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, safe use of accessories for manual handling, storage of handling of material, safety in stacking and layouts, and then ergonomics। तो आपकी इंडस्ट्री में अलग अलग मटेरियल और उसके अलग अलग शेप और साइज हो सकते हैं। जैसे कि कुछ इंडस्ट्रीज में, जैसे अगर हम स्टील इंडस्ट्री, फाउंड्री इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात करेंगे तो शायद वहां पे स्टील रॉड्स ये एक मेजर मटेरियल हो सकता है। अगर कंस्ट्रक्शन में हम काम करेंगे तो वहां पे सीमेंट बैग्स या सैंड्स या ब्रिक्स या फिर जो सीमेंट ब्रिक्स, ऐसे अलग अलग मटेरियल वहां पे हो सकते हैं। अगर वहां पे हम देखेंगे तो बहुत सारे व्हीकल्स, इक्विपमेंट भी आपको यूज करना पड़ते हैं, तो वो व्हीकल या इक्विपमेंट तक भी आपको वो मटेरियल कैरी करना पड़ता है। अगर आपको एट ए टाइम लमसम में आप ज्यादा क्वांटिटी में अगर मटेरियल परचेस करते हैं तो वो उसका आपको स्टैकिंग भी करना होता है, और जब आपको यूज करना है तो उसके लिए अनस्टैकिंग भी करना नेसेसरी है। उसके अलावा अगर दूसरे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि केमिकल इंडस्ट्रीज है, तो केमिकल इंडस्ट्री में बैरल्स होते हैं या फिर ड्रम्स होते हैं, कैंस होते हैं। तो यहाँ पर जो सिलेंड्रिकल शेप है वो यहाँ पे आएगा, उसके अलग अलग कैपेसिटीज आएगी, जैसे कि 25 लीटर्स, 50 लीटर्स, 100 लीटर्स, 200 लीटर्स के ड्रम होते हैं या बैरल्स होते हैं। और जो कुछ पैकेजिंग इंडस्ट्रीज है या फिर कुछ इंडस्ट्रीज में आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो कार्टन्स में पैक होके जाता है, तो वो कार्टन्स के भी कुछ शेप और साइज और उसके वेट भी अलग अलग हो सकते हैं। तो हर एक मटेरियल के लिए कुछ कॉमन गाइडलाइंस होती है, और जब भी आप ये मैन्युअली हैंडल करते हैं तो उसके लिए आपको कुछ बेसिक्स की जानकारी चाहिए, तभी आप जो भी कुछ हजार्ड्स या फिर जो हेल्थ हजार्ड्स है वो अवॉइड कर सकते हैं। जैसे कि काइनेटिक हैंडलिंग है, तो काइनेटिक हैंडलिंग क्या होती है? तो ये एक मटेरियल हैंडलिंग करने के लिए जब आप मैन्युअली हैंडल करते हैं तो उसके लिए आपकी जो रिस्क, आपके जो इंजुरी के चांसेस, लॉस्ट टाइम या लॉस्ट प्रोडक्शन, ये सब मिनिमाइज अगर आप करते हैं और तब आप अगर मटेरियल हैंडल करते हैं तो उसको काइनेटिक हैंडलिंग कहा जाएगा। तो ये काइनेटिक हैंडलिंग में काइनेटिक्स का मतलब ही मूवमेंट है, तो ये मूवमेंट करते टाइम आपको हैंडल करना है मटेरियल, तो उसको हम काइनेटिक हैंडलिंग कहते हैं।
तो काइनेटिक हैंडलिंग जब आप करते हैं, और हम बात कर रहे हैं मैनुअल हैंडलिंग की, तो ये मैनुअल हैंडलिंग करते टाइम आपकी जो बॉडी है वही एज अ मशीन काम करेगी, और आपके फिर फुट्स या लेग्स, जो भी आपके हैंड्स हैं, आपके शोल्डर्स हैं, फोर आर्म्स है, फिंगर्स है, पाम्स है, या फिर जो बैक है और उसके कुछ बोन्स, तो ये सभी जो बॉडी पार्ट्स है ये इसमें इन्वॉल्व होंगे, और एट ए टाइम जो भी फोर्सेस वहां पे अप्लाई होगी, जो भी टॉर्क्स की मूवमेंट्स होगी, या फिर जो भी स्ट्रेस स्ट्रेन डेवलप होगी, उस हिसाब से आपको जो भी लिफ्टिंग करनी है या फिर कैरिंग करनी है या फिर कन्वेइंग ऑफ मटेरियल करना है, तो उसके लिए आपको मेन कुछ बातें याद रखनी होगी। जैसे कि ये मेन 6 पॉइंट से की पॉइंट से काइनेटिक लिफ्टिंग के लिए, तो फुट पोजीशन आपकी अच्छी तो होनी चाहिए, लिफ्ट विद द लेग्स नॉट विद द बैक। अगर आपने जो भी मटेरियल लिफ्ट करना है तो आपके लेग्स से लिफ्ट करना है, यानी कि जो भी फोर्स होगा, जो भी मेन लोड होगा वो लेग्स पे आना चाहिए, आपके पाँव पे आना चाहिए, ना कि आपके पीठ पे। अगर पीठ पे आता है तो लोअर बैक का मेजर इश्यू हो सकता है। जब आप ये मटेरियल लिफ्ट करते होंगे तो उस टाइम आपकी जो बैक है वो स्ट्रेट पोजीशन में होनी चाहिए, वर्टिकल पोजीशन नहीं, स्ट्रेट पोजीशन में होनी चाहिए। और फिर जो आपके पाम से यानी कि आपके हाथ जो है उसकी ग्रिप अच्छी होनी चाहिए, जो भी मटेरियल आप लिफ्ट कर रहे हैं उसकी ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आप अलग अलग ग्रिप के अच्छे मटेरियल की या कॉटन मटेरियल की भी आप हैंड ग्लोव्स यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जो एल्बोज और चिन की भी मूवमेंट आपको ठीक तरह से रखनी चाहिए। अगर ये लोड की वजह से या लिफ्ट की वजह से कुछ प्रॉब्लम होता है तो आपको एल्बो इंजरी या चिन इंजरी अवॉइड करने के हिसाब से ये गाइडलाइंस दिए गए। तो ये मैं 6 पॉइंट्स है की पॉइंट से काइनेटिक लिफ्टिंग के लिए। और इसमें आपको अगर काइनेटिक मूवमेंट में बात देखनी है तो आपको जजमेंट लेना है लोड का, कि ये 50 kg है, 35 kg है, 20 kg है या उससे ज्यादा भी है। जो आपकी ओवरऑल बॉडी है उसकी टास्क क्या होनी चाहिए, और जो भी आपका ओवरऑल बॉडी है वो एक तरह से एक ही ब्रेन से काम करने वाला है, तो एट ए टाइम वो यूनिफॉर्मली काम करेगा कि मुझे अभी बेंड होना है, मुझे अभी लिफ्ट करना है, तो जो भी फोर्स आएगा वो पाँव पे आना चाहिए। उसके बाद में जो भी बैक है वो स्ट्रेट होनी चाहिए, जो भी मटेरियल मैं लिफ्ट करने वाला हूँ उसकी ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। तो एट ए टाइम बहुत सारे बॉडी पार्ट्स आपके काम करने वाले हैं, तो एक ही ऑर्डर से ये काम करनी चाहिए। उसके अलावा जो भी आप मटेरियल लिफ्ट करने वाले हैं तो उसके अगर आप पहले से टेस्ट लेते हैं और उसके बाद में काम कंटिन्यू करते हैं तो भी ये अच्छा एक रिजल्ट आ सकता है, कि जब भी आप पहले टेस्टिंग करेंगे तो उसी टाइम आपको कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं या फिर हजार्ड्स आपको दिखाई देते हैं तो वो आप मिनिमाइज कर सकते हैं। और इन केस अगर आपको क्लियर मालूम नहीं है कि मैनुअल लिफ्टिंग कैसे की जाती है तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग लेना जरूरी है। अगर आपके इंडस्ट्री में मैनुअल लिफ्टिंग, मैनुअल कैरिंग अगर ज्यादा है, उसका काम ज्यादा है, तो आपके इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम में ही ये काइनेटिक हैंडलिंग, काइनेटिक लिफ्टिंग का पार्ट वहां पे समझाना चाहिए। और अगर आप डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, उनको पार्टिसिपेट करने के लिए बोलते हैं, तो उसके रिजल्ट और अच्छे आ सकते हैं। इसमें अगर आप देखें कि जैसे अभी हमने बात की कि आपकी जो बॉडी है वो बॉडी एज अ मशीन काम कर रही है, तो इसीलिए जैसे मशीन्स में फोर्सेस होते हैं, टॉर्क्स होते हैं, उसी तरह आपके बॉडी में फोर्सेस और टॉर्क जनरेट होने वाले हैं, और उसी तरह स्ट्रेसेस और स्ट्रेन भी डेवलप होने वाले हैं। तो आपका ओवरऑल बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, आपका फिजिक कैसा है, आपके जो लिफ्टिंग की कैपेसिटी कितनी है, कैरिंग की कैपेसिटी कितनी है, आपको ऑलरेडी कोई इंजरी हो चुकी है या नहीं, या फिर कोई एक्सीडेंट हो चुका है, उसकी वजह से कोई वीकनेस अगर होती है, तो ये सभी बातें आपको क्लियर मालूम होनी चाहिए। उसके बाद में ही आपने लिफ्टिंग और कैरिंग की जो एक्टिविटी है वो कंडक्ट करना चाहिए। अगर ये आप ठीक तरह से जजमेंट नहीं लेते हैं, ठीक तरह से ट्रेनिंग नहीं लेते हैं, ठीक तरह से जानकारी नहीं लेते हैं मैनुअल लिफ्टिंग की, तो यहाँ पे अलग अलग प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेन है, स्प्रेन है, बैक पेन है, कट्स है, ब्रूजेस है, बर्न्स है, या फिर फ्रैक्चर है, या फिर कोई नॉन ट्रॉमेटिक इंजरी भी यहाँ पे हो सकती है। जैसे कि आपको
कट्स वगैरह, वाउंड्स जो आपको बाहर से दिखाई देते, लेकिन अगर अंदरूनी कोई यहाँ पे प्रॉब्लम होता है, इंजरी होती है, तो वो नॉन ट्रॉमेटिक इंजरी कहलाती है। तो कुछ जगह ट्रॉमेटिक इंजरीज भी हो सकती है, कहीं जगह नॉन ट्रॉमेटिक इंजरीज भी हो सकती है। तो इसीलिए आपको कोई भी लिफ्टिंग कैरिंग करने के पहले जानकारी लेना जरूरी है, ट्रेनिंग लेना जरूरी है, कोई डेमो भी और पार्टिसिपेशन करके ही बाद में ही आपको ये वर्कआउट करना चाहिए। तो इसके लिए काइनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लिफ्टिंग कैरिंग के जो स्टेप्स बाय स्टेप प्रोसीजर है वो भी जानना जरूरी है। और उसके बाद में ही आपको पार्टिसिपेट करने के बाद पता चलेगा कि आपके मसल्स कितने टेंस होते हैं, आप कितने टाइम में काम कर सकते हैं, फ्रिक्वेंटली काम कर सकते हैं, और जो रिपीटेशन वर्क होता है वो रिपीटेशन भी कितनी बार कर सकते हैं। तो जब ये खुद ट्रायल करेंगे आप, उसके बाद में ही आपको ये सब जानकारी पता चलेगी, और फिर आप अपना रूटीन या फिर जो साइकिल है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। तो जो भी काम है आपको अवॉइड तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपका जो काम करने का एक ठीक तरीका है उसको आपको डिसाइड करना है। अगर ये आप ठीक तरह से समझ नहीं पाए तो ये भी अलग अलग पॉइंट्स यहाँ पे जनरेट होते हैं, जैसे कि स्केलेटल सिस्टम्स में प्रॉब्लम होते हैं जिसको हम मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स कहते हैं। तो यहाँ पे स्पाइन एल्बो जॉइंट्स में या नी जॉइंट्स पे भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर जो लंबर डिस्क जो है लोअर बैक जिसको हम नॉर्मली कहते हैं, तो लोअर बैक में यहाँ पे ये इंजरी हो सकती है। तो जैसे अगर ये फोटोग्राफ में भी आप देखते हैं कि ये रॉन्ग मेथड है जो वेट है उसको लिफ्ट करने की या मटेरियल लिफ्ट करने के लिए। तो यहाँ पे अगर ये पोजीशन में हम लिफ्ट करेंगे तो आपका जो मेन फोर्स जो है यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है। अगर ये आप ठीक तरीका देखेंगे तो जैसे कि ये जो आपकी लेग्स पोजीशन है, आपकी हिप पोजीशन है, इस तरह है, और जैसे ही आप ये लिफ्ट करेंगे तो उसके पहले ये जो आपका बैक है ये स्ट्रेट है, ये आपको क्लियर करना चाहिए। यहाँ पे बैक स्ट्रेट नहीं है, ये हिप की हाइट या पोजीशन भी ठीक नहीं है, और इसी वजह से यहाँ पे ये लोअर बैक या लंबर डिस्क के प्रॉब्लम हो सकते हैं। अगर आप इस तरह से ये मटेरियल लिफ्ट करेंगे तो आपका जो वेट होगा ये मटेरियल का, तो उसके वजह से जो भी फोर्स क्रिएट होने वाला है तो ये फोर्स आपके लेग्स पे आने वाला है, और आप ये पाव से ये लिफ्ट कर रहे हैं मटेरियल, इसकी वजह से यहाँ पे बैक एक का या लोअर बैक का या स्पाइंस के कोई प्रॉब्लम यहाँ पे जनरेट होने के चांसेस नहीं है। तो अगर यहाँ से भी आप ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर देखेंगे तो भी आपको यहाँ पे पता चलेगा कि आपको पहले डिसाइड करना है कि जो मटेरियल है उसका प्रेडिक्शन करना है कि कितना वेट है, यहाँ पे जिस पोजीशन में आपको जाना है ये पाथ क्लियर है या नहीं, फिर आपको मटेरियल के पास जाना है। दोनों भी पैरों की पोजीशन ऐसी होनी चाहिए कि आप इजीली बेंड होके ये मटेरियल जो है वो लिफ्ट कर सकें। उसके बाद में आपके जो हाथ है वो भी स्ट्रेट होने चाहिए, एल्बोज इन चिन इन, और उसके बाद में ये मटेरियल जब लिफ्ट करेंगे तो आपके जो पैर की पोजीशन है वो प्लस माइनस हो सकती है, लेकिन जो भी फोर्स क्रिएट होगा वो पैरों पे ही फोर्स क्रिएट होना चाहिए, और उसके बाद में आपकी जो मूवमेंट है वो नॉर्मल होनी चाहिए। और जब भी आप ये अनलोडिंग करते हैं तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर हाइट पे ही अगर आप अनलोड करते हैं तो फोर्स ज्यादा क्रिएट नहीं होगा, स्ट्रेस और स्ट्रेन के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे कि आपको लगता है कि ये सभी बातें हमको मालूम है, लेकिन जब आप इंप्लीमेंट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तब आपको अगर रेगुलर वर्क में आपको ये करना है तो ये सभी स्टेप्स आपको क्लियर होनी चाहिए। अभी अगर हम देखेंगे तो कुछ जनरल गाइडलाइंस दिए गए, जैसे कि यहाँ पे जो फोर्स एक्सर्ट होता है तो वो फोर्स जो है तो बैक मसल्स पे अगर आप देखेंगे तो 8 या उससे भी ज्यादा टाइम्स में वो रेजिस्टेंस जो होता है बैक मसल्स का, उस हिसाब से ये फोर्स जनरेट होना चाहिए। यानी कि आपके जो पैर है वो इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि जो भी आपको वेट उठाना है या मटेरियल लिफ्ट करना है उससे बहुत उसका जो रेजिस्टेंस होगा उससे 8 से या 8 से ज्यादा गुना यहाँ पे फोर्स क्रिएट होना चाहिए, तभी आप इजीली ये मटेरियल लिफ्ट करके वो कैरी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एज वाइज देखेंगे तो जैसे आपको मालूम है कि यंग एज में आप ज्यादा लिफ्ट कर सकते हैं, रिपीटेशंस कर सकते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ता जाएगा, नॉर्मली 40 प्लस अगर आप देखेंगे तो आपकी जो कैपेसिटीज है, आपकी जो बोन की स्ट्रेंथ है वो कम होती जाती है,
उसी हिसाब से यहाँ पे कंपनीज में भी ये आइडेंटिफाई करके आपको अलग अलग काम दिए जाते हैं। जैसे कि 20 to 35 ईयर्स के एज में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो डिस्क की स्ट्रेस है वो मैक्सिमम 30 kg पर मीटर स्क्वायर होनी चाहिए। अगर उससे ज्यादा स्ट्रेस होती है तो यहाँ पे आपके बॉडी पार्ट का डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो फिजियोलॉजिकल स्ट्रेसेस और एक्सीडेंट का रिलेशन है ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर स्ट्रेसेस में अगर आप काम करेंगे तो रॉन्ग प्रैक्टिसेस में अगर आप काम करेंगे तो एक्सीडेंट्स के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो अगर आप रॉन्ग मैनुअल मेथड से आप यहाँ पे लिफ्ट करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे इंजुरी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, चाहे वो इंजुरी आपके मसल्स रिलेटेड हो, लंबर रीजन में हो या लोअर लंबर रीजन में हो या फिर डिस्क ओरिएंटेड हो या फिर अलग अलग उसके इनडायरेक्ट इम्पैक्ट भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर आपने बहुत ज्यादा मटेरियल लिफ्ट कर लिया तो उसकी वजह से आपका जो पल्स रेट है वो बढ़ जाएगा, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ सकता है। आपके यहाँ पे अगर हेवी मटेरियल और बहुत ज्यादा रिपीटेशन अगर होते हैं, हाई टेम्परेचर एरिया में अगर आप काम करते हैं तो यहाँ पे ब्रेन हैमरेज होने के भी चांसेस हो सकते हैं। उसके अलावा जो हर्निया है, एब्डोमिनल हर्निया के चांसेस हो सकते हैं, बैक पेन के चांसेस होते हैं, या फिर जो एब्डोमिनल ऑर्गन से वो डैमेज होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे निगेटिव इंपैक्ट्स या हेल्थ इंपैक्ट्स जिसको कहते हैं एडवर्स इंपैक्ट कहते हैं, वो चांसेस हो सकते हैं। तो मटेरियल कितना लिफ्ट करने वाले हैं, कितना डिस्टेंस पे कैरी करने वाले हैं, आपकी कैपेसिटी क्या है, आपका एज ग्रुप क्या है और आपका जो फिजिक है वो क्या है, उसके बेसिस पे ये सब बातें डिसाइड हो सकती हैं। तो बैक पेन ये एक नॉर्मल कंप्लेन होती है जो वर्कर्स की, जहां पे स्पेशली मैनुअल लिफ्टिंग, मैनुअल कैरिंग और मैनुअल ऑपरेशंस में काम किया जाता है। तो ऐसे कुछ इंडस्ट्रीज है जो बहुत पुराने इंडस्ट्रीज अगर होंगे वहां पे मैनुअल ही काम अभी भी किया जाता है, लेकिन कुछ कंपनीज की जो रिक्वायरमेंट अभी चेंज हुई है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वहां पे मैनुअल की जगह मैकेनिकल हैंडलिंग की जरूरत होती है, उस जरूरत के हिसाब से उन्होंने चेंजेस किए। लेकिन जहां पर मैनुअल हैंडलिंग होती है तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये बैक पेन ओरिएंटेड कंप्लेंट्स का आता है। और जो भी स्टडीज कुछ एक्सपर्ट्स ने किया है तो वो एक्सपर्ट्स ने कुछ एम्प्लॉयज को, वर्कर्स को फीडबैक लिए थे और उसके बाद में उन्होंने बताया था कि 20% एब्सेंटिज्म ये बैक पेन की वजह से पॉसिबल है। तो यहाँ पे कुछ लोगों को अगर ये मैनुअल वर्क ये 20-30 साल करते हैं तो बहुत सारे लोग ये भी डिसाइड कर लेते हैं कि रिटायरमेंट एज के पहले ही हमको प्री मैच्योर रिटायरमेंट या वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए वो अप्लाई करते हैं, क्योंकि अगर बॉडी एक ज्यादा हो, बैक पेन ज्यादा होता है तो उसकी वजह से वो कंटिन्यू उसी सेम सिचुएशन में, सेम कंडीशंस में वो काम नहीं कर पाते हैं। तो इसमें लोअर बैक का और जो एब्डोमिनल प्रेशर है उसके रिलेटेड भी मेजर प्रॉब्लम यहाँ पे होते हैं। तो कुछ एक्सपर्ट्स ने भी ये कुछ स्टडीज की है, जैसे कि यहाँ पे डेविस और स्टर्ब्स ने यहाँ पे स्टडी की है लोअर बैक में, और जो एब्डोमिनल एक्टिविटीज में, कैविटीज में जो प्रेशर जनरेट होता है वो भी कुछ वर्कर्स में ज्यादा हो सकता है। तो यहाँ पे ये 100 mm ऑफ Hg तक भी ये प्रेशर एक्सेस हो सकता है। तो ये डिपेंड्स है टाइप ऑफ एक्टिविटी और डिस्टेंस, रिपीटेशंस, वेट, आपका फिजिक, आपका रूटीन, आपका एज, ऐसे बहुत सारे पैरामीटर है जिसके बेसिस पे ये सब बातें यहाँ पे हो सकती हैं। तो यहाँ पे सेफ मेथड क्या है, तो ये अगर लिफ्टिंग, काइनेटिक लिफ्टिंग या मैनुअल हैंडलिंग या फिर कैरिंग क्या होती है ये अभी हमने बात कही, फिर उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हो सकती है ये भी बात हमने डिस्कस की। तो इसके लिए अलग अलग सेफ मेथड्स क्या है, तो जो अभी हमने पिक्टोरियल जो बातें बताई थी वही यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव टाइप में है कि आपका एक जो पैर है उसकी मूवमेंट होनी चाहिए या रादर देन द ट्विस्टिंग। तो यहाँ पे ट्विस्ट नहीं करना है आपको, एक पैर से आपको मूवमेंट करना है नॉर्मल पोजीशन में जो आप कंफर्टेबल फील करते हैं उसी हिसाब से। उसके अलावा जो आपके पाम से यानी कि हाथ है तो वो हथेली जो है उसका ग्रिप ग्रास्पिंग जो है वो अच्छा होना चाहिए, उसका ग्रिप अच्छा होना चाहिए। अगर आपके ग्रिप अच्छा नहीं है तो उसके लिए आप कुछ हैंड ग्लोव्स वगैरह भी यूज कर सकते हैं अगर वो आपको कंफर्टेबल नहीं लगता है। लेकिन
आपको ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि मैंने ये जो भी मटेरियल उठाया है इसकी ग्रिपिंग मैंने अच्छी तरह से कर ली है। उसके अलावा जो भी आपकी बैक है वो स्ट्रेट रखना चाहिए और वो जो मटेरियल है उसके क्लोज होना चाहिए। फिर जो अभी हमने बात कही थी कि आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करनी है। लिफ्टिंग के लिए जो भी आपका फोर्स जनरेट होता है वो पैर पे आना चाहिए। उसके बाद में आपकी जो बैक है वो स्ट्रेट होनी चाहिए। फिर आपके जो हैंड्स है उसकी पोजीशन स्ट्रेट होनी चाहिए और फिर आपकी जो पोजीशन करेक्ट होने के बाद आपको जजमेंट लेना है कि जो यहाँ पर भी आपको ये अनलोड करना है तो उसका पाथ क्लियर है कि नहीं, और जो भी मटेरियल मैंने लिफ्ट किया है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे है। तो आप बैलेंस यानी कि बॉडी बैलेंस करने के लिए भी आपको ये जानकारी लेनी चाहिए। तो जैसे ही ये आपको पता चलता है कि इतने सारे स्टेप्स है, लेकिन जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो ऑटोमेटिक सब डेटा स्टोर करते जाएगा और ऑटोमेटिकली आपको ऑर्डर देते जाएगा। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी जो डिफिकल्टीज है यहाँ पे, या फिर जो बहुत सारे जो हेल्थ हजार्ड से हेल्थ इम्पैक्ट से वो यहाँ पे मिनिमाइज हो सकते हैं। तो यही बातें अगर हम पिक्टोरियल पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगी। जैसे कि अगर यहाँ पे मटेरियल है, अगर हेवी मटेरियल है या फिर लार्ज शेप और साइज का मटेरियल है तो एक की जगह आपको दो या दो से ज्यादा लोगों ने काम करना चाहिए, जिसकी वजह से ये जो लोड है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और आप इजीली और कंफर्टेबली वो लिफ्ट करके कैरी कर सकते हैं। तो जब भी आपको ये पोजीशन चेंज करनी है या फिर लिफ्ट करके कहीं पे कैरी करना है तो आपको जो भी आपके पैर है वो आपको स्टेप बाय स्टेप मूवमेंट करनी है ट्विस्टिंग की जगह। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये लेग्स की जो पोजीशन है ये इस हिसाब से है कि मटेरियल जो भी लिफ्ट करने वाले हैं नियर अबाउट उसकी इक्विवेलेंट लेवल पे या हाइट पे आपकी हिप हाइट होनी चाहिए, तब आप ये इजीली वेट जो है या फिर मटेरियल वो लिफ्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए कि ये जो ग्रिप बनाई रखी है हथेली से और ये जो हाथ है ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है और ये जो चिन है ये भी मटेरियल से दूर है और नॉर्मल स्ट्रेट पोजीशन में है। तो अगर आप इस तरह से काम करेंगे तो यहाँ पे हेल्थ हजार्ड या हेल्थ इंपैक्ट होने के चांसेस कम है। अगर इन केस मटेरियल एक से ज्यादा है और मैन पावर कम अवेलेबल है तो आपको यहाँ पे कुछ इक्विपमेंट्स यूज करने चाहिए। जैसे कहीं पे हैंड ट्रक्स अवेलेबल होते हैं या डॉलीज अवेलेबल होते हैं या फिर फोर्कलिफ्ट अवेलेबल होते हैं, तो वो इक्विपमेंट का यूज करके ही आपको ये मटेरियल हैंडल करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप डोंट्स देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा। जैसे कि अगर मटेरियल हेवी है लार्ज साइज है तो आप खुद एक सिंगल पर्सन उठाने की यहाँ पे ट्राई मत कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे लोअर बैक या डिस्क पे या फिर आपके स्पाइंस पे फोर्स आ सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पे मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर होने के चांसेस है। अभी यहाँ पर भी हमने जो बात कही थी कि स्टेप बाय स्टेप आपको देखना है, तो यहाँ पे ट्विस्ट करना नहीं है। अगर ट्विस्ट करेंगे तो वहां पर भी जो फोर्स है उसकी वजह से जो स्पाइंस या दूसरे कुछ बोन्स इस पे भी यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे ये स्पाइंस में प्रॉब्लम हो चुका है अगर उन्होंने लिफ्ट ठीक तरह से नहीं किया। जैसे कि ये हिप पोजीशन ये लेवल पे नहीं है और ये जो आपके हाथ है उसके भी एल्बोज क्लियर नहीं है, तो उसकी वजह से यहाँ पे स्पाइन पे स्ट्रेसेस आ सकते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे यहाँ पर भी एक से ज्यादा मटेरियल आप लिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी जो कैपेसिटी है उससे ज्यादा अगर आप लिफ्ट करते हैं तो लोअर बैक पे ये प्रेशर आ सकता है जिसकी वजह से भी एर्गोनॉमिक हजार्ड्स होने के चांसेस है। तो ये लिफ्टिंग करने के लिए बहुत सारी जगह यहाँ पे डूज और डोंट्स लिखे जाते हैं, बताए जाते हैं, डिस्प्लेस किए जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसको अनदेखा करते हैं या फिर इसको फॉलो नहीं करते हैं और फिर बाद में आपको अलग अलग कंप्लेंट्स थ्रू पता चलता है कि इन्होंने जो ये स्टेप बाय स्टेप पोजीशन बताई है इनको फॉलो नहीं किया है। तो ये सबसे करेक्ट लिफ्टिंग टेक्निक है जो अभी हमने डिस्कस किया है, यही
पिक्टोरियल पॉइंट ऑफ व्यू बताई गई है कि ये मटेरियल जो भी आपने लिफ्ट किया है उसका और हिप लेवल सेम होना चाहिए, बैक आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए, जो चिन है वो भी आपको नॉर्मल पोजीशन यानी कि ओवरऑल फेस आपको नॉर्मल पोजीशन में रखना है, और जो भी इसका फोर्स क्रिएट होगा वो आपके पैर पे होना चाहिए। तो ये कुछ पिक्चर्स है जहां पर ये सेफ मेथड बताइए जो हमने पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन देखा। तो ये एक्चुअल इमेजेस है जहां से आपको पता चलता है कि एक से ज्यादा लोग यहाँ पे ये मटेरियल उठा के दूसरी जगह रख रहे हैं, या फिर जहाँ पे ये कन्वेयर्स का एंड है जहां से आपको बैग्स जो है आपको कहीं पे कैरी करने हैं या फिर किस ट्रक्स या व्हीकल्स में आपको लोड करना है, तो उसके लिए भी आपकी जो बैक है वो भी स्ट्रेट होनी चाहिए। जो भी यहाँ से ये बैक की वजह से ये वेट की वजह से फोर्स क्रिएट होगा वो भी पैरों पे ही होना चाहिए, और आपकी हाइट भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। उसके अलावा ये जो ग्रिप है तो ये ग्रिप के लिए, और उसके अलावा जो शार्प एजेस या कोई मटेरियल ऐसा हो सकता है यहाँ पे जिसकी वजह से यहाँ पे हजार्ड डेवलप हो, तो ये हजार्ड मिनिमाइज करने के लिए यहाँ पे इंजरी अवॉइड करने के लिए भी आप हैंड ग्लोव्स यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो मटेरियल कौन सा है, उसका टाइप क्या है, उसके हजार्ड्स भी पॉसिबल है या नहीं, ये आपको सब बातें चेक करनी है, और उसके बाद में ही आपको ये पीपीज या मूवमेंट्स या नंबर ऑफ पर्संस इसके बारे में आपको डिसीजन लेना है। तो ये सेफ्टी प्रोसीजर्स या जो मैनुअल हैंडलिंग के लिए जो सेफ्टी प्रिकॉशंस है यही बातें यहाँ पे अलग अलग बताई गई। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो अगर पुश या पुल जहां पे पॉसिबल है वहां पे पुश या पुल करके आप ये मटेरियल कन्वे की, जैसे कि जहां पे कई जगह स्लोप डिजाइन किया होता है कि आपने उस स्लोप के एंड को अगर ये मटेरियल पुश कर दिया तो ऑटोमेटिक वो पर्टिकुलर डिस्टेंस पे चला जाता है। तो ऐसे अगर कुछ एक्टिविटी वहां पे है, फैसिलिटीज वहां पे है, तो उसका यूज करिए रादर देन द मैनुअल हैंडलिंग। उसके अलावा जो हमने बात कही थी कि हिप की हाइट या फिर शोल्डर की हाइट, इनकी पोजीशन अच्छी तरह से रखिए, बेंडिंग जनरली अवॉइड किए। जो भी आप बेंड करने वाले हैं जैसे भी आप करेंगे तो ओवरऑल फोर्स आपके पैर पे ऊपर आना चाहिए, इस हिसाब से आपको काम करना है। फिर जो मटेरियल है वो अगर लाइट वेट आप लेंगे, कॉम्पैक्ट डिजाइन वाला लेंगे और जिसकी ग्रिप अच्छी हो सकती है उस हिसाब से लेंगे तो ये कंफर्टेबल होगा। अदरवाइज यहाँ पे कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं कि जिनके शार्प एजेस या कॉर्नर्स शार्प हो सकते हैं और जिनकी वजह से यहाँ पे आपके आपके जो स्काल्स या जख्मी होने के चांसेस आपके ज्यादा हो जाते हैं। तो ये भी आपको अवॉइड करना है या फिर आपको पीपीई यूज करना जरूरी होगा। उसके अलावा कुछ कंटेनर्स होते हैं, तो वो कंटेनर्स या फिर जो भी मटेरियल में बीन्स हो सकते हैं वो अगर रिमूवेबल है तो वो मटेरियल पहले रिमूव करना चाहिए। और फिर जो मटेरियल आप इजीली रोल कर सकते हैं अगर वो चेक कीजिए, अगर कंटेनर्स रोल कर सकते हैं, बैरल रोल कर सकते हैं, वो भी इसका यूज कर सकते हैं आप, तो वो भी आप यहाँ पे चेक कीजिए। तो यहाँ पे अगर उन्होंने बताया है कि ये रोल कर सकते हैं तभी आप रोल कीजिए। यहाँ पे अगर उन्होंने बताया कि इसको स्ट्रेट पोजीशन में ही रखना है या फिर इसको ऐसे ही लिफ्ट करना है, ऐसे ही कैरी करना है, तो वही गाइडलाइंस फॉलो कीजिए, क्योंकि मैन्युफैक्चरर या सप्लायर्स ने ये बहुत सारी टेस्टिंग की रहती है, उसके बाद में ही उन्होंने ये गाइडलाइन दी रहती है, तो उसको आपको फॉलो करना है। बहुत ज्यादा लोड भी उठाना नहीं है, जो भी लोड उठाना है वो बॉडी के पास से ही उठाना है। और आपके यहाँ पे जो भी टेम्परेचर है तो वो टेम्परेचर और मटेरियल का टेम्परेचर, फ्लोर का टेम्परेचर, वर्क एरिया का टेम्परेचर, ये सभी टेम्परेचर भी आपको यहाँ पे चेक करना है। तो जहां पर जो फैसिलिटीज होगी उसका यूटिलाइज करना है। जैसे कि अगर वर्क एरिया में एनवायरमेंट या हाई टेम्परेचर होगा तो आपकी जो फिजिकल कैपेसिटी है वो भी कम हो जाती है, उस हिसाब से आपको मटेरियल भी कम वेट का ही लिफ्ट करना है या फिर रिपीटेशंस कम करने हैं या फिर उसकी फ्रीक्वेंसी कम करनी है। तो वो आपको डिसीजन वर्किंग एनवायरनमेंट, मटेरियल का एनवायरनमेंट या टेम्परेचर और फ्लोर का जो कंडीशन है उस हिसाब से आपको डिसीजन लेना है। तो ये अभी जो हमने बातें कही थी कि ये प्रॉपर हैंड का आपको यूज करना है, आईज, लेग प्रोटेक्शन, रेस्पिरेशन सिस्टम्स, इसका भी आपको ध्यान में रखना है। और जो भी फ्लोर्स जहां पे आप मटेरियल कन्वे करने वाले हैं
तो वहां पर अगर कोई ऑयल या ग्रीसेस होते हैं तो उसको पहले क्लीन करना है और उसके बाद में ही ये मटेरियल को आपको हैंडल करना है। फिर कुछ जो लोग बहुत ज्यादा ट्विस्टिंग करते हैं तो वहां पर उनको प्रॉब्लम हो सकते हैं, इसलिए ट्विस्टिंग को भी यहाँ पे अवॉइड करना है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आप कर सकते हैं। इजी और कंफर्टेबल पोजीशन जहां पे हो सकते हैं वही पोजीशन में आपको ये लिफ्टिंग और कैरिंग का काम करना है। तो इसमें कुछ जनरल गाइडलाइंस पिक्टोरियल पॉइंट ऑफ व्यू भी दी गई है और यहाँ से आपको भी पता चलता है कि कहीं जगह आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ही फॉलो करनी होगी, कहीं जगह आपको अगर नंबर ऑफ बैरल्स या नंबर ऑफ कंटेनर्स या फिर कार्टून्स अगर बहुत हेवी है और नंबर में ज्यादा है तो आपको टीम वर्क करना होगा और टीम वर्क से ही आपकी ओवरऑल कैपेसिटी बढ़ जाएगी और फिर थोड़ा लिफ्टिंग और कैरिंग का काम सिंपल हो सकता है। जब भी आप टीम मेंबर सेलेक्ट करेंगे तो नॉर्मली आपको ये चेक करना है कि आपके टीम में इक्वल हाइट के, इक्वल वेट या इक्वल फिजिक या इक्वल कैपेसिटी वाले अगर मेंबर्स रहेंगे तो टीम वर्क थोड़ा सिंपल हो जाएगा। अगर एक बहुत कम हाइट वाला मेंबर है, एक ज्यादा हाइट वाला है या फिर एक बहुत ज्यादा कैपेसिटी वाला है और एक बहुत कम कैपेसिटी वाला है जिसका फिजिक चेंज है, तो यहाँ पे थोड़ा सा टीम वर्क के लिए प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये भी आपको चेक करना है, अगर ये पॉसिबल है तो उसी हिसाब से आपको टीम मेंबर्स भी चॉइस करने चाहिए। अभी जब आप ये मटेरियल लिफ्ट करते हैं या कैरी करते हैं तो ये मटेरियल यानी कि जो ऑब्जेक्ट्स होंगे तो उसके अलग अलग शेप्स और साइज होते हैं, तो उसके हिसाब से भी कुछ अलग अलग कॉमन गाइडलाइंस आपको ध्यान में रखनी। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बॉक्सेस और कार्टन्स यहाँ पे रहते हैं, तो उनके दोनों भी एंड यानी कि टॉप में भी और बॉटम में भी आपको सपोर्ट देना है, तो ही ये थोड़ा सा रिस्क कम हो जाएगा, स्लिप होने के चांसेस कम हो जाएंगे और आपकी जो ग्रिप है वो भी अच्छी हो सकती है। उसके अलावा अगर बैरल्स या ड्रम्स पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ पे मटेरियल आपको हैंडल करना है, लिफ्ट करना है, कैरी करना है, तो यहाँ पर अलग अलग उसके जो मेन स्टैंड्स होते हैं वो मेन स्टैंड्स का भी आपको ध्यान रखना है। उसके अगर वहां पे कोई हैंडल होते हैं वो हैंडल को आपको यूटिलाइज करना है और उसके बाद में ही आपको ये मटेरियल जो है लिफ्ट करके कैरी करना है। तो कुछ यहाँ पे स्पेसिफिक मेंशन किया रहता है कि आपको ये ड्रम जो है कंटिन्यूअसली वर्टिकल फॉर्म में ही आपको ये कैरी करना है, तो आपको उसी तरह से आपको ये गाइडलाइन फॉलो करनी होगी। कुछ मटेरियल जो है वो इंक्लाइन पे आपको कैरी करनी होती है या फिर लिफ्ट करनी होती है, तो यहाँ पे रोप्स और टैकल्स भी आप यूज कर सकते हैं। तो कुछ ड्रम्स या कंटेनर्स ऐसे होते हैं जो स्लिपरी एज वाले हो सकते हैं, स्लिपरी सरफेस वाले हो सकते हैं और कहीं जगह आपको पर्टिकुलर हाइट पे उसको लेके जाना है, तो ऐसी जगह आपको रोप्स और टैकल्स का यूटिलाइजेशन करना ही बेहतर तरीका होगा। कुछ जगह शीट मेटल्स होते हैं, तो यहाँ पे लेदर के जो हैंड ग्लोव्स होते हैं उनका यूज करना या फिर जो हैंड लेदर्स होते हैं उनका यूज करना और जो शार्प एजेस होते हैं उनको अवॉइड करना, या जो कॉर्नर्स होते हैं जैसे कि कुछ मेटल शीट्स होते हैं तो मेटल शीट्स के कॉर्नर से ही कुछ मेटल के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, तो वो कॉर्नर्स को होल्ड करना आपको अवॉइड करना है। और जो भी हैंड ग्लोव्स है वो हैंड ग्लोव्स भी आपको इसी मटेरियल के यूज करना है, तो ये शीट मेटल की वजह से आपको इंजरी ना हो। उसके अलावा कुछ जगह शीट ग्लासेस भी होते हैं, तो कुछ ग्लास इंडस्ट्रीज में ये वर्कआउट होता है, तो यहाँ पर भी उसी हिसाब से आपको कुछ एप्रॉन्स या जो हैंड ग्लोव्स होते हैं उन्हीं तरह पे यूज करना है और फिर आपको ये स्लोली और स्टडीली काम करना होगा क्योंकि ग्लास ब्रेकेबल होता है, तो उस हिसाब से भी आपको केयर लेनी है। कुछ जगह लॉन्ग ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि हमने स्टील कंस्ट्रक्शन या बार्स की बात की या फिर पाइप्स की बात करेंगे, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मटेरियल होते हैं जो लेंथ में ज्यादा होते हैं, तो ऐसे जो मटेरियल्स है तो उनको हॉरिजॉन्टल तरीके से जो डायरेक्टली वर्टिकली टच ना हो कहीं पे उसका भी ध्यान देना होगा और जो भी उसका एंड होगा बोथ एंड उनका भी ध्यान देना होगा और फिर उसके बाद में ही उसको हैंडल करना जरूरी होगा। उसके अलावा कुछ इरेगुलर ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं
तो उनको हैंडल करना, उसकी ग्रिप मेंटेन रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो ऐसी जगह आपको कुछ जजमेंट्स या जो प्रैक्टिकल या एक्सपीरियंस पर्सन होंगे उनसे ही आपको गाइडेंस लेना होगा, और तभी ये जो इरेगुलर ऑब्जेक्ट्स है उनको हैंडल करना जरूरी होगा। फिर कुछ मेटल स्क्रैप होते हैं, तो यहाँ मेटल स्क्रैप हैंडल करने के लिए आपको गॉगल्स, ग्लोव्स या हैंड लेदर, सेफ्टी शूज, स्किन गार्ड्स, ये सभी बातें आपको यूज करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे मेटल स्क्रैप्स में शार्प एजेस के या कॉर्नर्स के या फिर बर के ऐसे बहुत सारे चांसेस है जिनकी वजह से इंजरी होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ऐसी जगह आपको अलग अलग ये पीपीई भी यूज करना होंगे। तो ये अलग अलग फोटोग्राफ से भी आपको पता चलेगा कि क्या क्या इक्विपमेंट आप यूज कर सकते हैं, कौन कौन से तरीके आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ हैंड ट्रॉलीज या डॉलीज यहाँ पे यूज की गई, और अलग अलग जो मटेरियल है उनको यहाँ पे लिफ्ट और कैरी किया गया है। तो जहाँ पे ये आपको दिखाई देता है कि यहाँ पे कुछ कैंस है, या फिर यहाँ पे कुछ सेम साइज और शेप के कुछ मटेरियल है लेकिन उसका नंबर ज्यादा है, और यहाँ पे टायर्स है। तो ये अलग अलग मटेरियल, अलग अलग शेप और अलग अलग वेट्स के हिसाब से है। तो उसी तरह आपको जजमेंट लेना होगा, और आपको डॉलीज या हैंड ट्रॉलीज या फिर जो हैंड ट्रक्स होते हैं उसका यूटिलाइजेशन करके आपको मटेरियल कन्वे करना होगा। अभी जब हम ये मटेरियल मैन्युअली हैंडल करते हैं तो उसके लिए कुछ एक्सेसरीज भी होती है, जिनकी वजह से थोड़ा सा ये ओवरऑल जो काम है वो थोड़ा सिंपल हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे कुछ टूल्स बताए हैं, जैसे कि ये है हुक्स। तो ये हुक्स या क्रोबार या फिर रोलर्स, ये कुछ एक्सेसरीज आप यूज कर सकते हैं। तो जहां पर हार्ड ऑब्जेक्ट्स है तो वहां पर आप हुक यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर ग्रिप अच्छी नहीं होती है तो वहां पे आप बेल्ट भी यूज कर सकते हैं। अगर शार्प पॉइंट्स है, या फिर अगर कोई बैग्स आपको हैंडल करनी है, कैरी करनी है, या फिर क्रेट्स हैंडल करने हैं, या फिर बॉक्सेस हैंडल करने हैं, तो वहां पर भी आप हुक्स यूज कर सकते हैं। तो जहां पर अगर मेन हजार्ड स्लिपिंग का है तो वहां पर आपको क्रोबार यूज करना है। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स और एजेस होते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे गुड बाइट मिल सकता है, और स्लिपिंग के चांसेस यहाँ पे मिनिमाइज होंगे। तो ये डिपेंड है आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो ऑब्जेक्ट का प्रॉब्लम क्या है, उसका ओरिएंटेड हजार्ड्स क्या है, और उसके बेसिस पे आपको ये एक्सेसरीज चॉइस करनी है। तो जहां पर हेवी ऑब्जेक्ट्स है या फिर बल्की ऑब्जेक्ट्स है वहां पर आपको रोलर्स यूज करना चाहिए। तो रोलर्स की वजह से ये जो ओवरऑल वेट का फोर्स होता है वो कम हो जाता है, और आप इजीली रोलिंग की वजह से, फ्रिक्शन कम होने की वजह से आप जो भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको वो कैरी करना है वो डायरेक्शन में आप ये रोलर का यूज करके आप मटेरियल कैरी कर सकते हैं। तो जैसे ये फोटोग्राफ्स में बताया है उस हिसाब से भी आप ये रोलर डिजाइन कर सकते हैं, ये हुक्स का यूज कर सकते हैं, या फिर क्रोबार्स का भी यूज कर सकते हैं। कुछ एडिशनल एक्सेसरीज है जिसको हमने पहले ही देखा है, जो है हैंड ट्रक्स, और एडिशनल है उसमें व्हील बैरो। तो ये डिपेंड्स है कि आपका मटेरियल कितना है, क्वांटिटी कितनी है, उसका शेप साइज क्या है, उस हिसाब से आपको ये अलग अलग जो ऑप्शंस होते हैं हैंड ट्रक्स और व्हील बैरो के, वो आपको चॉइस करना है। तो इसमें आपको कुछ कॉमन सेंस वाली जो बातें हैं वही प्रिकॉशनरी मेजर्स यहाँ पे, जैसे कि ये पिक्चर में दिखाई देता है कि ये जो व्हील्स है, ये व्हील का मटेरियल हेवी होता है। तो ये व्हील अगर ये जो हैंड ट्रक है उसके नीचे ही अगर होंगे तो ये बेटर होगा, क्योंकि जब भी आप ये हैंडल यूज करते हैं तो इसका डिस्टेंस मेंटेन होगा और आपके पैर को इंजरी होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अगर आप ये पुल या पुश और ब्रेक मैकेनिज्म आप ठीक तरह से यूज करेंगे, उसका राइट डायरेक्शन में यूज करेंगे, तो यहाँ पर इंजरी होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको प्रैक्टिस में ही समझ में आएंगे, और कुछ कॉमन सेंस की बातें हैं जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि ये एक्सेसरीज का यूज कब करना है, कैसे करना है, जिनकी वजह से मटेरियल लिफ्टिंग और कैरिंग भी इजी हो जाएगा और आपको कोई इंजरी भी नहीं होगी। ये भी कुछ एग्जांपल्स है जो हैंड ट्रॉलीज के हैं।
तो ये मटेरियल के हिसाब से ही आपको चॉइस करना और उसका जो यूज करना थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। तो जैसे अगर यहाँ पे आपका सिंपल एक ही सेम साइज और शेप का अगर मटेरियल होता है तो आप ये विदाउट मेश वाली या विदाउट बैरिकेड्स वाली जो हैंड ट्रॉली है वो यूज कर सकते हैं। उसका वेट की वजह से ही वो कहीं पे स्लिप नहीं हो सकती है। लेकिन अगर आपका मटेरियल का शेप बड़ा है लेकिन उसका वेट कम है तो उस जगह या फिर आपके साइज ऑफ मटेरियल जो है वो छोटा है तो ऐसी जगह आपको ऐसे टाइप के ट्रॉलीज यूज करनी चाहिए। अगर आपका कंटिन्यूअस हेवी वर्क और हेवी हैंडलिंग होने वाला है तो आपके जो व्हील्स है वो व्हील्स के मटेरियल भी अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए और यहाँ पे कम फ्रिक्शन लेकिन ब्रेकिंग मैकेनिज्म अप्लाई होना चाहिए। इस हिसाब से भी आपको ये मटेरियल पे ध्यान देना होगा। तो इसका रेगुलर मेंटेनेंस या रिपेयरिंग भी आपको ठीक तरह से ध्यान रखना है और उसकी जो कैपेसिटी होती है वो कैपेसिटी का भी आपको यहाँ पे ध्यान देना है। और जो भी आप मटेरियल पे ये यूज करने वाले हैं वो जो फ्लोर्स है वो फ्लोर्स भी स्लिपरी नहीं होने चाहिए, वहां पे कोई ऑयल ग्रीस जैसे मटेरियल नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा काम सिंपल हो सकता है। कई जगह आपको जैक्स की भी जरूरत होती है, जैसे कोई मैकेनिकल जैक्स होते हैं या फिर कहीं पे हाइड्रोलिक जैक्स होते हैं, कहीं पे न्यूमेटिक प्रेशर का भी यूज किया जाता है। तो ये डिपेंड्स है आपको मटेरियल एग्जैक्टली लिफ्ट क्या करना है और फिर ये जैक की लिफ्टिंग कैपेसिटी क्या है वो जजमेंट लेके आपको इसका यूटिलाइजेशन करना है। तो जैसे यहाँ पे आपको दिखाई देता है कि ये जैक पे एक पर्टिकुलर कुछ गाइडलाइन भी दी है जिसमें मेनली बात कही जाती है कि इसका मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है, तो उसके एक्सीड कैपेसिटी का आपको यूज नहीं करना है। तो जितना मैक्सिमम कैपेसिटी है उसके हिसाब से ही आप वो जैक आपको चॉइस करना है। तो ये हाइड्रोलिक फ्लूइड अगर जैक होते हैं तो यहाँ पर उसका जो लुब्रिकेशन है वो लुब्रिकेशन रेगुलर बेसिस पे करना जरूरी होगा। उसको रेगुलर बेसिस पे इंस्पेक्शन करना भी जरूरी होगा और उसकी जो कैपेसिटी है वो भी चेक करना जरूरी होगा, क्योंकि यहाँ पे करोजन या इरोजन की वजह से या कुछ डैमेजेस की वजह से भी उसकी कैपेसिटी कम हो सकती है, तो वो भी रेगुलर बेसिस पे आपको चेक करना होगा। तो उसका जो भी गाइडलाइंस होगा वो जैक का भी जिस हिसाब से शेप होगा और मैन्युफैक्चरर की जो गाइडलाइन होगी उसी हिसाब से आपको वो एज ए एक्सेसरी मैनुअल हैंडलिंग के लिए यूज करना है और फिर आपका जो हेवी लिफ्टिंग है वो अवॉइड होगा और जैक की मदद से आपका मैनुअल हैंडलिंग सिंपल हो जाएगा। अभी जब हम हैंडलिंग की बात कर रहे हैं तो हैंडलिंग के अलग अलग कुछ गाइडलाइंस थे, कुछ स्टेप वाइज प्रोसीजर्स थी, कुछ डूज एंड डोंट्स के बारे में अभी हमने बात की, कुछ एक्सेसरीज की बात की जिनकी वजह से मटेरियल हैंडलिंग सिंपल हो जाए। अभी ये जो मटेरियल हम हैंडल करने वाले, लिफ्ट करने वाले, कैरी करने वाले, तो बहुत सारी जगह ऐसी जरूरत होती है कि वहां पे उनको पाइल करना जरूरी होता है, स्टोरेज करना जरूरी होता है या स्टॉक करना जरूरी होता है। तो ये जब हम मटेरियल स्टोर करते हैं तो उसके लिए भी स्टोरेज के अलग अलग तरीके हैं, जैसे कि आपको फोटोग्राफ में सिंपली पता चलता है कि ये बैग मटेरियल है, जैसे कि सीमेंट हो सकता है यहाँ पे, या फिर कोई केमिकल्स के भी बैग्स होते हैं जैसे कि पॉलीमर मटेरियल होता है, या फिर ऐसे बहुत सारे मटेरियल। तो इनका पाइलिंग का भी एक पर्टिकुलर तरीका है। तो एक लेयर बाय लेयर आपको ये रखना है यहाँ पे और इसका नॉर्मली जो हाइट है वो 5 फीट तक आपको इसको हाइट रखना है और उसके बाद में अगर ये रो कंप्लीट हो जाता है तो सेकंड रो आपको स्टार्ट करना है और सेकंड रो का जो हाइट है वो थोड़ा सा कम रखना है। अगर ये काम आप करते हैं तो यहाँ पे जो स्टोरेज है वो अच्छी तरह से होगा और जो भी मटेरियल आपको जरूरत होगी तो ये मटेरियल ऊपर से आप यहाँ से ले जा सकते हैं। तो अगर ये ऊपर से ले जाएंगे तो ये नीचे के जो स्टैकिंग मटेरियल है या रोज है उनका डिस्टर्बेंस नहीं होगा और मटेरियल ठीक तरह से वहां पे स्टोर रहेगा। उसके अलावा अगर आप पाइप्स और बार स्टॉक के बारे में देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको पता चलेगा कि जो फ्लोर है वो उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बार्स या पाइप्स का वेट ज्यादा होता है, उसकी बहुत सारी जगह लेंथ भी ज्यादा होती है, उसकी डेंसिटी हायर साइड में होती है, इसकी वजह से फ्लोर का जो स्ट्रेंथ है वो अच्छा होना चाहिए। और उसके बाद में फिर अलग अलग जो ब्लॉक्स होते हैं वो अलग अलग ब्लॉक्स में आपको अलग अलग
पाइप या जो बार्स होते हैं वो अलग अलग जगह रखना होंगे। जैसे कि कहीं पे डायमीटर चेंज होता है पाइप्स या बार्स का, कहीं पे लेंथ चेंज हो जाती है, कहीं पे मटेरियल चेंज होता है, तो उनके हिसाब से अलग अलग ब्लॉक्स में ही आपको ये स्टोर करना है और फिर वहां से जब भी आपको जरूरत होगी वहां से लेके जाना थोड़ा सा सिंपल हो सकता है। अगर आप एक ही जगह रखेंगे तो मिक्स मटेरियल होने की वजह से कंफ्यूजन डायलेमा कंडीशन आ जाएगी और जिसकी वजह से राइट मटेरियल चॉइस करना डिफिकल्ट हो सकता है, या फिर हर टाइम आपको एक्सपीरियंस और एक्सपर्ट पर्सन को कॉल करना होगा। तो ये अवॉइड करने के लिए, जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में दिखाई देता है, अलग अलग ब्लॉक्स बनाए जाते हैं और वही ब्लॉक्स में ये आपको रखना होगा। फिर है बैरल्स और ड्रम्स। तो ये पिरामिड शेप, ये सबसे सेफ बॉटम का तरीका होता है जिसमें ये बैरल्स और ट्रक रखे जाते हैं। कहीं जगह जो वुडन प्लेटफॉर्म भी यूज किए जाते हैं, उस पे भी आपकी ये ड्रम्स और शेप्स और साइज, जिसको हम पैलेट्स कहते हैं, ये पैलेट्स जो यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं, यहाँ पे ये प्लास्टिक ओरिएंटेड यूज किए और यहाँ पे ये वुडन पैलेट्स यूज किए। तो आज के डेट में वुडन पैलेट्स भी अवेलेबल है, प्लास्टिक पैलेट्स भी अवेलेबल है, और जिसकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी उसके डिजाइन के हिसाब से ये करना होगा। जैसे कि आपको यहाँ पे पता चलता है कि अगर आप ये ड्रम देखते हैं तो यहाँ पर ये पैलेट्स ऐसे डिजाइन किए गए हैं कि अगर फोर्कलिफ्ट ट्रक आता है तो फोर्कलिफ्ट के जो फोर्स होते हैं वो इसमें जाएंगे और ये इजीली लिफ्ट करके दूसरी जगह लेके जाएंगे। तो ये पैलेट्स का डिजाइन भी इंपॉर्टेंट है। आपके यहाँ पे एग्जैक्टली मटेरियल क्या स्टोर करने वाले हैं उसके हिसाब से पैलेट्स का डिजाइन भी फाइनल करना होगा। फिर कुछ मेटल शीट्स और प्लेट्स भी होती है। तो यहाँ से पिक्चर से ही आपको पता चलता है कि कुछ मेटल शीट्स आपके यहाँ पे स्पेसिफिक साइज में, स्पेसिफिक शेप में, स्पेसिफिक थिकनेस में, स्पेसिफिक जो डायमेंशंस होते हैं उसी में होती है। तो उस हिसाब से आप उसका रैक तैयार कर सकते हैं। जैसे कि बाइसिकल्स के लिए, साइकिल के लिए रैक होता है, उसी हिसाब से यहाँ पे ये जो रैक्स है ये पर्टिकुलर शीट के हिसाब से ही रैक डिजाइन कर सकते हैं और फिर ये रैक में आप इजीली इनका स्टोरेज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर भी एक एग्जांपल है कि ये फोर्कलिफ्ट ट्रक जो है वो ट्रक इजीली यहाँ पे लोडिंग और अनलोडिंग एक्टिविटी कर सकता है। तो आपके यहाँ पे एग्जैक्ट शीट्स कौन से यूज होते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है यूज करने की, और उस हिसाब से आप ये वर्कआउट कर सकते हैं कि आपको हॉरिजॉन्टल रैक्स डिजाइन करने हैं या फिर वर्टिकल रैक्स डिजाइन करने हैं। कुछ ऑब्जेक्ट्स जो है लॉन्ग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि हमने अभी लंबर की बात की, यानी कि बैम्बूज या टिम्बर मर्चेंट्स में होते हैं ये सब, और ये 20 फीट से भी ज्यादा हाइट के होते हैं। तो अगर इसकी हाइट या लेंथ अगर ज्यादा होती है तो उनके हिसाब से भी आपको वो स्पेस रिक्वायरमेंट होगी। तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि यहाँ पर भी आपको वर्टिकल अगर स्पेस है आपके पास तो वर्टिकल स्टोरेज करना होगा। अगर आपके पास हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल में कुछ इश्यूज है, तो यहाँ पे आपका हॉरिजॉन्टल भी डिसाइड करना होगा। तो डिपेंड है आपका मटेरियल क्या है और उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या है, उस हिसाब से आपको स्टोरिंग करनी होगी। उसी तरह कार्टून्स होते हैं, तो ये कार्टून्स के बारे में बहुत सारी जगह सभी को गाइडलाइंस मालूम है। जैसे कि बहुत सारी जगह कोरुगेटेड बॉक्सेस अवेलेबल होते हैं, मटेरियल के अलग अलग कोरुगेशंस होते हैं, उसके बेसिस पे उसकी स्ट्रेंथ डिसाइड होती है। तो जो भी मटेरियल आप उसमें ऐड करने वाले हैं, कहीं पे आपको ट्रांसपोर्ट करना है, तो उसके ओरिएंटेड आपको कार्टून्स डिजाइन करने होंगे और सेलेक्ट करने होंगे। फिर वो जो मटेरियल है वो बाहर नहीं आना चाहिए, उसके लिए रैपिंग अच्छी तरह से करनी होगी। तो बहुत सारी जगह पहले मैनुअल रैपिंग होती थी, लेकिन आज के डेट में अभी हम वैक्यूम बेस और ऑटोमेटिक रैपिंग की भी मशीन्स यूज कर रहे हैं। उसके अलावा है पेपर रील्स। तो पेपर मिल्स और पेपर इंडस्ट्रीज में अगर आप देखेंगे तो ये पेपर का वेट बहुत होता है। तो ये पेपर रील्स अगर आप देखेंगे तो इसके हैंडल करने के लिए मैन्युअली थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पर मैकेनिकल ही एडवाइजेबल है, लेकिन अभी भी जो पुरानी पेपर इंडस्ट्रीज हैं उनको यहाँ पे जो स्टोर करने के तरीके हैं, हैंडल करने के तरीके, लिफ्टिंग करने के तरीके हैं, वो अलग अलग डिजाइन किए गए। जैसे कि नॉर्मली पेपर रोल आपको दिखाई देता है सिलेंड्रिकल फॉर्म में ही
इसको रखा जाता है और फिर उसको रोल किया जा सकता है। या फिर जैसे कि जहां पे आपको दिखाई देता है कि ये ट्रक में एक पर्टिकुलर ग्रिप है, उसके हिसाब से इन्होंने डिजाइन किया है, क्योंकि ये रेगुलर बेसिस पे आपको कैरी करना है, लिफ्ट करना है, लोड करना है, अनलोड करना है, स्टैक करना है, अनस्टैक करना है। तो उनके हिसाब से भी आप अलग अलग ट्रक के हिसाब से जो भी ग्रिपिंग हैंडल्स या आर्म्स होते हैं वो भी डिजाइन कर सकते हैं। कुछ केमिकल्स जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं तो वो भी कुछ ड्रम्स, बैरल्स या कार्बॉइज में स्टोर किए जा सकते हैं। तो उसके लिए भी अलग अलग जो स्टोरिंग के जो रैक्स होते हैं, वो स्टोर रूम्स, वो भी फ्लोर्स या फिर अलग अलग लेवल पे भी आप ये कर सकते हैं। सिर्फ आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो कंपैटिबिलिटी डेटा है उसको चेक करना है, क्योंकि यहाँ पे अगर नॉन कंपैटिबल मटेरियल आते हैं तो उनकी वजह से प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो अगर जो भी मटेरियल कंपैटिबल है, कि ये अलग मटेरियल दिख रहा है आपको व्हाइट में, ये ब्लू में अलग दिख रहा है, तो ये अलग अलग मटेरियल होते हैं, तो उनकी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से आपको ये चेक करना है और उसके बाद में ही फिर इसका स्टोरेज और जो रैक्स है वो प्रोविजन रखनी। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई देता है कि ये कुछ अलग शेप्स के और साइज के स्टोरेज ड्रम्स है, तो उनके लिए पैलेट्स डिजाइन किया गया है। और ये जो ड्रम्स है इसके लिए यहाँ पे रैक प्रोविजन दी गई है। तो अलग अलग मटेरियल्स के लिए अलग अलग प्रोविजन यहाँ पे हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ इंडस्ट्रीज में गैस सिलेंडर्स भी यूज किए जाते हैं। तो ये गैस सिलेंडर्स के लिए नॉर्मली ये चेन एंड लॉकिंग मैकेनिज्म यहाँ पे होता है, क्योंकि नॉर्मली मैक्सिमम सभी सिलेंडर्स वर्टिकल पोजीशन में रखे जाने नेसेसरी है। और वर्टिकल पोजीशन के लिए और इसकी जो वेट है वो बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए आपको शेडेड एरिया में और चेन जो है वो चेन लगा के और उसको लॉक करके ही आपको सिलेंडर यहाँ पे स्टोर करने पड़ते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ जगह ये स्टोरेज भी सिलेंडर का यहाँ पे रखा गया है, और उसके जो कलर कोडिंग और जो लेबलिंग है उससे भी पता चल जाता है कि ये अलग अलग सिलेंडर किस केमिकल से है। तो ये स्टोरेज के भी अलग अलग तरीके हैं, क्योंकि अगर ये हॉरिजॉन्टल कंडीशन में आता ही है सिलेंडर्स, और यहाँ पे अगर कोई लीक हो जाता है या फिर आपका वॉल ब्रेक हो जाता है तो वो यहाँ पे बुलेट की तरह यहाँ पे शूट हो सकता है। इसीलिए वर्टिकल पोजीशन गैस सिलेंडर की नेसेसरी है। अभी ये जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, स्टैक कर रहे हैं या अनस्टैक कर रहे हैं, तो उसके लिए भी कुछ गाइडलाइंस होती है। जैसे अभी हम मटेरियल जो है वो ऐसे स्टैक करनी चाहिए, अनस्टैक करनी चाहिए जिनसे एक्सीडेंट के चांसेस कम हो जाए, मटेरियल डैमेज की भी चांसेस कम हो जाए, इंजरी की भी चांसेस कम हो जाए। तो उस हिसाब से भी आपको कुछ लोडिंग और अनलोडिंग एरियाज, रेस्ट्रिक्टेड एरियाज, उसके जो फ्लोर्स है उसका जो स्ट्रेंथ है, या फिर जो रैक्स है उसके स्ट्रेंथ, या फिर जो मूवमेंट के लिए जो भी आपके पास वेज है, तो वो मूवमेंट भी आपको कंफर्टेबल होनी चाहिए। तो ये सब मार्किंग करने के तरीके, पेंटिंग करने के तरीके, या फिर जो भी रैक्स आपने डिजाइन किए हैं, या फिर जो शेल्फ्स तैयार किए हैं, अपने प्लेटफॉर्म्स तैयार किए हैं, उसकी मटेरियल, उसकी स्ट्रेंथ, उसके अलग अलग डिस्प्लेस, ये सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। क्योंकि जब आप एक पर्टिकुलर हाइट से ज्यादा ऊपर अगर आप नॉर्मली मटेरियल स्टोर करते हैं या स्टैक करते हैं, तो वहां पर ये मटेरियल गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वहां पर ज्यादा आपको ध्यान रखना है। तो आज की डेट में अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम जगह जहां पे मल्टीनेशनल या लार्ज स्केल कंपनीज के ग्रुप है या फिर स्टोरेज बहुत ज्यादा है, तो वहां पे रोबोट्स ही काम करते हैं। तो ये मटेरियल जो अनलोडिंग है, मटेरियल लोडिंग है, रैक्स कहाँ पे अवेलेबल है, स्पेस कहाँ पे अवेलेबल है, ये टोटली कंप्यूटराइज प्रोग्राम बेस्ड रोबोट्स ही काम करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे एक्यूरेसी बढ़ जाती है, मटेरियल डैमेज होने के या फिर एक्सीडेंट होने के चांसेस भी बहुत कम हो चुके हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कंपनी का जो ओवरऑल टर्नओवर कितना है, वो इन्वेस्टमेंट कितना कर सकते हैं, और फिर ये अगर आपको इंसिडेंट्स या एक्सीडेंट्स या मटेरियल डैमेज अगर मिनिमाइज करने हैं तो उस हिसाब से आप क्या अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर ये पॉसिबल नहीं है, आपके पास फिजिबल नहीं है टेक्निकली या इकोनॉमिकली, तो आपको मैनुअल हैंडलिंग करनी होगी, या फिर जो अलग अलग मैनुअल ट्रक्स
या फिर जो फोर्कलिफ्ट ट्रक्स वगैरह आपको यूज करने होंगे स्टैकिंग अनस्टैकिंग के लिए। तो जैसे हमने बताया कि स्टैकिंग के लिए नॉर्मली हम 4-5 फीट तक कर सकते हैं, लेकिन 5 फीट से अगर ज्यादा हम करेंगे तो उसके लिए आपको स्पेसिफिक जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है वही लेने होंगे। जैसे यहाँ पे कुछ जगह आपको 30 फीट हाइट तक भी मैन्युअली आपको यहाँ पे स्टैकिंग अनस्टैकिंग एक्टिविटी करनी पड़ती है। तो अगर ये एक्टिविटी करनी है तो जैसे हमने बात की कि कंप्यूटराइज अगर करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये पॉसिबल नहीं है तो फिर यहाँ पे आपको प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने होंगे। तो स्पेशली जब हजार्डस मटेरियल होते हैं, टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं या फिर फ्लेमेबल मटेरियल्स होते हैं, वोलेटाइल मटेरियल्स होते हैं, तो इन मटेरियल के लिए भी स्पेशल प्रिविजन आपको रखनी होगी, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन करना होगा, आपको फायर फाइटिंग डिवाइसेस यहाँ पे रेडी रखने होंगे, या फिर जहां पर भी आप ये रख पा रहे हैं या स्टैकिंग कर रहे हैं तो वहां पर भी बाकी के मटेरियल की कंपेटेबिलिटी भी आपको चेक करनी होगी। तो ये बहुत सारे ऐसे ऐसे कॉमन गाइडलाइंस है जब आप मटेरियल को स्टैक करते हैं या फिर अनस्टैक करते हैं। तो ये कुछ पिक्चर्स है जहां से आपको ये पता चलेगा कि ये मैन्युअली यहाँ पे स्टैकिंग अनस्टैकिंग किया जा रहा है, यहाँ पे ये ऑटोमेटिक स्टैकिंग अनस्टैकिंग मैकेनिज्म थ्रू यानी कि रोबोट्स थ्रू या कंप्यूटराइज सिस्टम थ्रू यहाँ पे किया जा रहा है। और यहाँ पर भी ये मटेरियल ऐसा दिखाई देता है कि ये नॉर्मली इसका शेप और साइज सेम है, इसलिए यहाँ पे अगर आपने कम स्ट्रेंथ के भी रैक्स या शेल्स आपने यूज किए हैं तो भी यहाँ पे चल सकता है। लेकिन इसके लॉकिंग मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज अगर एक शेल का प्रॉब्लम हुआ तो बाकी सभी शेल्स पे इसका इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये स्टैकिंग अनस्टैकिंग करते टाइम आपको ये पैलेट्स, फ्लोर, इसकी स्ट्रेंथ और बाकी के जो रैक या शेल्स का मैकेनिज्म है उसके मटेरियल, उसकी स्ट्रेंथ पे भी ध्यान देना होगा। कुछ फ्लोर्स और लेआउट कंडीशन जो है वो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जब आप मैन्युअली मटेरियल हैंडल करते हैं, कैरी करते हैं, स्टैक करते हैं, अनस्टैक करते हैं, स्टोर करते हैं। तो ये हमने बात पहले ही कही कि आपको फ्लोर का जो स्ट्रेंथ है वो अच्छा होना चाहिए। फ्लोर पे कोई भी ऑयल या ग्रीसेस या जो भी स्लिपरी मटेरियल होते हैं वो नहीं होने चाहिए। फ्लोर पे आपको एग्जैक्टली मार्किंग या कलर कोडिंग करनी चाहिए कि एग्जैक्टली ये फ्लोर, ये पाथवे एग्जैक्टली क्या है, या फिर ये व्हीकल्स के लिए पाथ कौन सा है और इसका एरिया यहाँ पे स्टोर करने के लिए कौन सा है। तो ऐसे अलग अलग जो पॉइंट्स है वो आपको फ्लोर्स के बारे में ध्यान रखने होंगे। जहां पर वॉल्स है तो ये वॉल्स भी यहाँ पे आपका जो अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं या फिर स्टैकिंग अनस्टैकिंग एक्टिविटीज के लिए जो वॉल्स होती है उसका भी स्ट्रेंथ, उसकी भी थिकनेस और उसके जो गैप्स होते हैं, क्लियरेंस जिसको कहा जाता है, वो क्लियरेंस का भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। उसके अलावा जो स्टैक्स का कंस्ट्रक्शन है, जैसे कि उसका हाइट बेस रेशियो क्या है, साइज क्या है, शेप क्या है, बल्क क्या है, वेट कितना है, टाइप क्या हो सकता है, उसकी रिजिडिटी या फ्रैगिलिटी मटेरियल की क्या होगी, इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना होगा और उसके बाद में ही ये डिजाइन फाइनल करनी होगी। फिर जो लाइटिंग सिस्टम है तो डे लाइट में नॉर्मली प्रॉब्लम नहीं आता है, लेकिन इस पे भी वो डिपेंड करता है कि वो एरिया कहाँ पर है। अगर ये डे लाइट सफिशिएंट नहीं है तो वहां पे आपको आर्टिफिशियल लाइटिंग की जरूरत होगी, और आर्टिफिशियल लाइट भी अच्छी तरह होनी चाहिए जिनकी वजह से शैडोज या फिर फ्लिकरिंग इफेक्ट्स ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं होने चाहिए जहां पर एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो लाइटिंग अरेंजमेंट या इल्यूमिनेशन रिक्वायरमेंट आपके स्टोरेज रूम्स, गोडाउन्स या यार्ड्स, वर्क रूम्स के हिसाब से आपको कैलकुलेट करनी चाहिए और उसी हिसाब से आपको अलग अलग लाइटिंग सिस्टम्स यहाँ पे बिठाने चाहिए। तो कहीं जगह आपको शायद मर्क्यूरी लैंप्स बिठाने पड़ते हैं, कहीं पे फ्लड लाइट्स यूज करते हैं, कहीं पे नॉर्मल एलईडीज यूज होते हैं, तो वो डिपेंड है रिक्वायरमेंट पे आपके, उस हिसाब से आपको सेटिस्फाई करनी होगी आपकी नीड। कहीं जगह आपको रैम्प्स यूज करना पड़ता है, जैसे कि अगर सेम हाइट पे या सेम फ्लोर पे ये अगर मटेरियल हैंडलिंग पॉसिबल नहीं है तो आपको रैंप यूज करने की जरूरत पड़ती है। तो नॉर्मली रैंप का जो रेशियो होता है, स्लोप होता है, वो 1:10 के मैक्सिमम बेसिस पे होना चाहिए, तभी आप ये जो स्लोप पे मटेरियल कैरी इजीली कर सकते हैं या नीचे लेके जा सकते हैं, या फिर आपको जो हैंड ट्रक्स या जो ट्रॉलीज है उसका भी यूज करना थोड़ा सा सिंपल हो सकता है। अगर इससे ज्यादा स्लोप होता है तो वहां पे डिफिकल्ट होगा।
तो ये सभी जो कंडीशंस है अलग अलग, इसका भी आपको यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। तो नॉर्मली जो भी पाथवे होगा वहां पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, बीच में ही कुछ नहीं रखना चाहिए, तो ये भी नॉर्मल बात है यहाँ पे कही गई है। या फिर अगर आपको कहीं पे हाइट पे आपके फोर्कलिफ्ट या व्हीकल्स या कंप्यूटराइज सिस्टम आपके पास नहीं है, तो वहां पे आपको लैडर्स यूज करने होंगे, लेकिन लैडर्स का भी आपको पर्टिकुलर हाइट, दोनों एंड में लॉकिंग मैकेनिज्म और उसकी जो कंडीशन है वो भी ठीक तरह से इंस्पेक्ट करनी चाहिए, उसके बाद में ही लैडर का यूज करना चाहिए। फिर कुछ जगह आपको ब्रिज प्लेट्स भी यूज करने पड़ते हैं, उसकी भी स्ट्रेंथ, थिकनेस, मटेरियल भी आपको चेक करना है। और अगर दो रैक्स या दो शेल्फ्स के बीच में अगर कुछ ब्रिजिंग करनी है तो वहां पर भी ऐसे कुछ प्लेट्स की जरूरत हो सकती है। तो जब भी आप मटेरियल हैंडलिंग करेंगे, मैनुअल हैंडलिंग करेंगे, स्टैकिंग अनस्टैकिंग करेंगे, तो ये सभी कंडीशंस का भी आपको ध्यान रखना है। अगर ये आप ठीक तरह से ध्यान नहीं रखते हैं, आपको जो भी स्टेप्स बताए उस हिसाब से आप लिफ्टिंग कैरिंग नहीं करते हैं, तो वहां पे अलग अलग हजार्ड प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हमने बताया कि आपकी बॉडी का पोजीशन कैसे होना चाहिए, आपका पैर का पोजीशन कैसे होना चाहिए, आपके पीठ का पोजीशन कैसे होना चाहिए, या हैंड्स का पोजीशन कैसे होना चाहिए, उस हिसाब से अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपको अलग अलग प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकते हैं। तो इसीलिए ह्यूमन जो है, वो जो पर्सन है, वो पर्सन का कैपेबिलिटी क्या है, उसकी फिजिक क्या है, उसके अलग अलग जो लिमिटेशंस क्या पॉसिबल है, तो ये भी ध्यान में रखना है और फिर उसी हिसाब से उसको वो काम देना है। तो ये एर्गोनॉमिक का स्टडी करके ही बाद में ह्यूमन यानी कि पर्सन को ही सेंटर में रखते हुए बाकी की चीजें आपको डिजाइन करनी है। तो कई जगह आपको साइकोलॉजिकल कंडीशंस भी आपको ध्यान में देनी होगी, कहीं पे फिजियोलॉजिकल कंडीशंस है, कहीं पे बायोमैकेनिक्स है, कहीं पे एंथ्रोपोलॉजी या साइंस एंड इंजीनियरिंग है। तो ये सभी बातों का आपको ध्यान में रखना है। जो हम स्टडी करते हैं ये ओवरऑल स्टडी एर्गोनॉमिक्स के अंदर होता है। तो एंथ्रोपोमेट्री स्टडी यानी कि क्या, कि आपके जो ओवरऑल बॉडी के जो पार्ट्स है उसके डायमेंशंस को भी चेक करना चाहिए। जैसे कि अगर आपकी हाइट कम है तो हाइट के हिसाब से भी प्रोपोर्शन में आपके फिंगर्स का लेंथ कितना है, आपकी थंब की स्ट्रेंथ कितनी है, आपके जो थिकनेस या लेंथ या फिर विड्थ, ऐसे अलग अलग बॉडी पार्ट्स के आपको डायमेंशंस चेक करने होंगे और उसके डायमेंशन के बेसिस पे आपकी कैपेसिटी फाइनलाइज होगी और फिर उसके बेसिस पे ही आपको वो काम देना चाहिए। तो ये जब आप बॉडी पार्ट्स और इसके डायमेंशंस मेजर करते हैं तो ये एंथ्रोपोमेट्री स्टडी के अंडर आ जाता है। और आपके जो बॉडी पार्ट्स, जैसे कि अभी हमने बात की थी कि अगर मटेरियल को लिफ्ट करना है तो आपकी ग्रिप अच्छी होनी चाहिए, तो आपकी फिंगर्स की मूवमेंट कैसी होती है, आपका पाम कैसे सपोर्ट करता है, तो ये बायोमैकेनिक्स का पार्ट आता है। तो ये बायोमैकेनिक्स की स्टडी हो या एंथ्रोपोमेट्री की स्टडी हो, आपकी फिजिक्स की स्टडी हो या फिर आपके साइकोलॉजी की स्टडी हो, ये बहुत सारी बातें यहाँ पे एर्गोनॉमिकल स्टडीज में आती हैं। तो जब भी आपको मैन्युअली मटेरियल हैंडल करना है, स्टोर करना है, स्टैक अनस्टैक करना है, तो ये एर्गोनॉमिक्स को स्टडी करना जरूरी होगा। और फिर उस हिसाब से ही आपको कुछ कॉमन पॉइंट्स जो है, जो जिसको हम की पॉइंट्स कहते हैं, तो क्रोएमर ने ये कुछ एर्गोनॉमिक ओरिएंटेड की पॉइंट्स बताए थे स्पेशली मैनुअल हैंडलिंग के टाइम, क्योंकि ये 1984 में मैक्सिमम इंडस्ट्रीज में मैन्युअल ही हैंडलिंग होती थी। आज की डेट में हम बहुत सारी जगह मैकेनिकल, कंप्यूटराइज और रोबोटिक्स, मैकेट्रॉनिक्स का यूज करके हम हैंडलिंग कर रहे हैं मटेरियल के लिए। लेकिन उस टाइम के हिसाब से उन्होंने कुछ की पॉइंट्स बताए थे, जैसे कि यहाँ पे Improved facilities of good layout provides safe and efficient material transfer। अगर मटेरियल को ट्रांसफर इजीली और सेफ तरीके से करना है तो आपका ओवरऑल प्लांट का जो लेआउट है वो अच्छा होना चाहिए, यानी कि स्पेस अच्छी होनी चाहिए, आपके पाथ्स अच्छे होने चाहिए, वो विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन होने चाहिए, स्लिपरी नहीं होनी चाहिए, क्लीन लाइननेस होनी चाहिए। ये सभी बातें उसमें आएगी। जो आपका जॉब है या जो टास्क है वो डिजाइन करते टाइम आपके जो वर्कर के अंदर स्ट्रेसेस डेवलप हो सकते हैं, उसका भी आपको यहाँ पे स्टडी करना जरूरी होता है। तो जो भी पर्सन काम करेगा वो एज अ मशीन काम करने वाला है, तो मशीन की जैसी कैपेबिलिटीज होती है, उसकी मूवमेंट्स होती है, फोर्स टॉर्क की स्टडीज होती है, उसी हिसाब से पर्सन के भी यहाँ पे स्टडी करनी चाहिए। तीसरा पॉइंट जो है,
तो जो मेन इक्विपमेंट आप यूज करने वाले हैं या फिर मशीनरीज या टूल्स आप यूज करने वाले हैं, तो उसका प्रॉपर एप्रोप्रिएट सिलेक्शन और एप्रोप्रिएट यूज ये भी आपको पहले स्टडी करना चाहिए। तो जैसे आपने अगर आपको ड्रम्स या बैरल्स लेके जाने हैं या फिर मोर देन वन कार्टून्स लेके जाने हैं, तो आपको हैंड ट्रक्स या डॉलीज या हैंड ट्रक्स का यूज करना है या नहीं, ये आपको डिसाइड करना है। तो ये सब कैपेबिलिटीज जो है ये आपको डिसाइड करना है। उसके बाद में ही आपका ये अगर प्रॉपर सिलेक्शन होता है तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा और फिर मटेरियल हैंडलिंग और स्टोरेज सिंपल हो जाएगा। फोर्थ की पॉइंट बताया था उन्होंने कि जो भी पीपल है तो वो पीपल के हिसाब से ही, जो भी पर्सन है उनके हिसाब से ये मटेरियल हैंडलिंग की एक्टिविटी डिजाइन करनी चाहिए। तो सिस्टम ऑलरेडी होगा और फिर जो पर्सन से अगर वो चेंज होते हैं तो उस हिसाब से हर टाइम ये चेंज करना डिफिकल्ट टास्क है। इसीलिए जो भी आपके पास एम्प्लॉयज अवेलेबल है, उनकी बॉडी साइज क्या है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी एनर्जी कैपेसिटी कितनी है, उनके हिसाब से आपका ओवरऑल मटेरियल हैंडलिंग का सिस्टम डिजाइन होना चाहिए। अगर ये 4 बातें होती है तो आपके मटेरियल हैंडलिंग के जो प्रॉब्लम्स है वो मिनिमाइज हो जाएंगे, रिस्क मिनिमाइज हो जाएंगे और जो भी हेल्थ इंपैक्ट्स या एडवर्स इंपैक्ट होते हैं वो भी मिनिमाइज हो जाएंगे और आपका मटेरियल हैंडलिंग का काम सिंपल हो सकता है। तो ये अलग अलग पैरामीटर्स और कंसेप्ट थे मैनुअल हैंडलिंग के लिए। जब भी आप अपनी इंडस्ट्रीज में मटेरियल हैंडल करते हैं और आपके पास अगर मैनुअल हैंडलिंग कंपलसरी है, नेसेसरी है, कोई वहां पे ऑप्शंस नहीं है, तो आप ये सभी बातों का ध्यान रखें। धन्यवाद।